जितेंद्र अब आलोक को मारने में बिल्कुल देर नहीं करना चाहता था। उसने अपने हाथ के डंडे को अपनी नजरों के सामने लेकर आया और उसे एकटक देखने लगा। देखते ही देखते उस डंडे के चारों तरफ लोहे की कील निकलने लगी, जिन्हें देखकर आलोक बहुत ज्यादा डर गया और जितेंद्र उन बाहर निकलती कीलों को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। आलोक अपनी उस मरी हुई हालत में पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे पेड़ था, जिसकी वजह से वो पीछे भी नहीं हट पा रहा था। जितेंद्र ने अब उस लकड़ी को हवा में उठाया और जोर से आलोक के सिर पर प्रहार करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ी आलोक के सिर को छूती, एक हाथ वहां आया और उस हाथ ने उस कीलों से भरे डंडे को अपने हाथों से पकड़ लिया। जितेंद्र जब उस हाथ से होते हुए चेहरे की तरफ गया तो उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला ही थी। जितेंद्र चंद्रकला को देखकर हक्का बक्का रह गया था। जिस बात के होने से वो डर रहा था, वही बात हो चुकी थी। जितेंद्र कभी नहीं चाहता था कि चंद्रकला को उसके बारे में पता चले, लेकिन अब चंद्रकला उसके और उसके शिकार के बीच में खड़ी थी। इससे पहले कि जितेंद्र कुछ भी समझ पाता, चंद्रकला ने उस डंडे को ऊपर करके इस तरह घुमाया कि उस डंडे के साथ साथ जितेंद्र भी घूम गया और वो डंडा जितेंद्र के हाथ से छूट गया। चंद्रकला ने भी उस डंडे को छोड़कर जितेंद्र की गर्दन पकड़ ली। अब जितेंद्र का काला साया चंद्रकला की मुट्ठी में था। तब तक भगवत भी दौड़ता हुआ वहां पर पहुंच चुका था। भगवत ने घायल आलोक को उठाकर सीधे वैद्य जी के घर की तरफ गया। उनके जाने के बाद चंद्रकला ने अपनी मुट्ठी को जोर से दबाते हुए पूछा, कौन हो तुम? बताओ मुझे। जितेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख चंद्रकला कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिसकी वजह से शक्ति के अंदर के जितेंद्र को तकलीफ होने लगी और वो शक्ति का शरीर छोड़ना चाह रहा था, पर चंद्रकला के मंत्रों के वजह से वो ये कर नहीं पा रहा था। उसने हड़बड़ाहट में कहा, छोड़ दो मुझे चंद्रकला। ये सुनते ही चंद्रकला समझ गई कि ये काला साया कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र ही है, और उसने जितेंद्र से कहा, जितेंद्र, लगता है तुम्हें भी मालती की तरह बोतल में कैद होने का शौक है। ये सुनते ही जितेंद्र ने मन ही मन कहा, चंद्रकला ने तो मुझे तुरंत ही पहचान लिया है, जब अभी तक मैं चंद्रकला के सामने नहीं आया हूँ। जब जितेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो चंद्रकला ने कहा, क्या हुआ? अपना नाम सुनकर चौंक गए? सिर्फ नाम ही नहीं, मुझे तो पता है कि तुम मालती को उस बोतल से मुक्त अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हो, जिसके लिए तुम संख्या संयोग शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। आलोक तुम्हारा वही एक शिकार था। जितेंद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गया था कि इसी वजह से अंगुना बार बार कह रही थी कि चंद्रकला से बचकर रहना। आज तक जितेंद्र को चंद्रकला की शक्तियों पर संदेह था, लेकिन आज कहीं न कहीं जितेंद्र चंद्रकला की बुद्धि और उसकी शक्तियों के आगे नतमस्तक हो चुका था। लेकिन फिर भी जितेंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो चंद्रकला, तुम और टीले वाले बाबा मुझे मालती को आजाद करने से नहीं रोक पाओगे। ये सुनकर चंद्रकला ने गुस्से में कहा, मालती को तो आजाद तुम तब करा पाओगे जब तुम खुद बोतल से बाहर निकल पाओगे। ये सुन जितेंद्र चौंक गया। चंद्रकला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, सही सुना तुमने, अब तुम मेरी चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मैं तुम्हें भी मालती की तरह ही बोतल में कैद कर दूंगी। चंद्रकला की ये बात सुनकर पहले तो जितेंद्र चौंका था, लेकिन अगले ही पल उसने फिर हंसते हुए कहा, अपनी जीभ पर कुछ ज्यादा ही उतरा रही हो तुम चंद्रकला। माना कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में कैद हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि इस वक्त ये लड़का भी मेरी कैद में है।
जितेंद्र ने शक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था। जितेंद्र की ये बात सुनकर चंद्रकला के पास सच में बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया था। जितेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इस शक्ति को नहीं छोड़ूंगा। चंद्रकला ये बात जानती थी कि जब तक जितेंद्र शक्ति के शरीर को नहीं छोड़ेगा तब तक वो उसे बोतल में कैद नहीं कर पाएगी। चंद्रकला ये सोच ही रही थी कि तभी जितेंद्र शक्ति के हाथों को शक्ति के चेहरे के सामने लेकर आया, जिसके नाखून पहले से ही बढ़े हुए थे। शक्ति उन हाथों को अपने ही पेट की तरफ बढ़ा रहा था। शक्ति के हाथों को उसके ही पेट की तरफ बढ़ाते हुए जितेंद्र ने कहा, छोड़ दो मुझे, वरना इस लड़के का पेट चीर के रख दूंगा। चंद्रकला बुरी तरफ से फंस चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ तय कर पाती, जितेंद्र का एक नाखून शक्ति के पेट को चीरते हुए उसके अंदर जाने लगा, जिसकी वजह से शक्ति की भी जोर से चीख निकल गई। आह! चंद्रकला के पास अब जितेंद्र को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया था। उसने अब बिना ज्यादा सोचे जितेंद्र की गर्दन को छोड़ दिया। जैसे ही चंद्रकला ने जितेंद्र की गर्दन को छोड़ा, जितेंद्र भी अगले ही पल शक्ति के शरीर से अलग हो गया। जितेंद्र के शरीर से अलग होते ही शक्ति भी बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगा। चंद्रकला ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। हवा में उड़ते हुए जितेंद्र ने चंद्रकला को ललकारते हुए कहा, कब तक उस आलोक को बचाओगी चंद्रकला? आज नहीं तो कल मैं उस आलोक का शिकार कर ही लूंगा। ये सुन चंद्रकला ने हल्के से हंसते हुए कहा, लगता है तुमने संख्या संयोग शक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की है। इस विद्या के अनुसार तुम अपने किसी भी शिकार पर सिर्फ 2 ही बार हमला कर सकते हो। अगर 2 बार में तुम उस आत्मा को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए तो फिर तीसरी बार में तुम उसे मार तो पाओगे, लेकिन उसकी कोई भी शक्तियां तुम्हें प्राप्त नहीं होंगी। और आलोक पर तुम 2 बार हमला कर चुके हो। ये सुनकर जितेंद्र सकते में आ गया, क्योंकि ये बात वो सच में नहीं जानता था। अब उसे फिर से 2 नए शिकार ढूंढने पड़ेंगे। जितेंद्र को इस तरह सोचता हुआ देख चंद्रकला ने उससे कहा, क्या सोच रहे हो जितेंद्र? 2 नए शिकार ढूंढने के बारे में वो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि जिन जन्म पत्रिकाओं के जरिए तुम वो शिकार ढूंढ रहे थे, वो पत्रिकाएं अब तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। जितेंद्र फिर चंद्रकला की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। चंद्रकला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब तुम अपनी मालती को कभी आजाद नहीं कर पाओगे, बल्कि जल्द ही मैं खुद तुम्हें मालती की तरह ही एक बोतल में कैद कर लूंगी। ये कहकर चंद्रकला वहां से चली गई, क्योंकि शक्ति की हालत भी अब गंभीर होती जा रही थी। उसे भी वैद्य जी के पास लेकर जाना बहुत जरूरी था। जितेंद्र को भले ही चंद्रकला ने कितनी भी धमकियां दी हो, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसे किसी भी हालत में मालती को आजाद करवाना था, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही कैद क्यों ना होना पड़े। ये सोचकर जितेंद्र वहां से चला गया। भगवत आलोक को पहले ही वैद्य जी के यहाँ लेकर पहुंच चुका था। वैद्य जी उसका प्राथमिक उपचार भी कर चुके थे। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि आलोक के शरीर से बहुत खून तो निकल रहा था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोटें नहीं आई थी। आलोक के माँ बाबा भी तब तक गांव में पहुंच चुके थे और खबर मिलने पर वो भी वैद्य जी के यहाँ आ गए थे। तभी चंद्रकला भी शक्ति को लेकर वैद्य जी के यहाँ पहुंची। शक्ति को देखकर आलोक फिर से बहुत ज्यादा डर गया। वो उसे देखते ही बड़बड़ाने लगा, दूर ले जाओ इसे, चंद्रकला चाची दूर ले जाओ मेरी नजरों से, ये मार देगा मुझे। कहते कहते आलोक बुरी तरह कांपने लगा था। आलोक की बातें सुनकर उसके माँ बाबा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भगवत सब जानता था, इसीलिए वो दौड़कर चंद्रकला के पास आया और शक्ति को संभाला। जैसे ही भगवत ने शक्ति को संभाला, चंद्रकला आलोक के पास जाकर उसे समझाने लगी। चंद्रकला ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है,
हम सब है ना यहाँ पर, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी आलोक ने बहुत ज्यादा डरते हुए कहा, नहीं चाची, ये लड़का इंसान नहीं है, ये कोई शैतान है। मुझे तो लगता है ये कोई काली शक्ति है, ये हम सबको मार देगा, इसे यहाँ से भगा दीजिए। चंद्रकला को जिस बात का डर था वही हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि आलोक ये बात सबके सामने कहे। वहीं आलोक की बातें सुनकर सब लोग चौंक गए थे। इससे पहले कि चंद्रकला कुछ कह पाती, आलोक के बाबा ने कहा, चंद्रकला, ये क्या कह रहा है आलोक? क्या ये सच है? शक्ति के अंदर कोई काली शक्ति है? चंद्रकला ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आलोक को कोई वहम हुआ होगा। देखो, शक्ति तो बिल्कुल ठीक है। तब तक वैद्य जी ने शक्ति का भी इलाज करना शुरू कर दिया था। सबने जब शक्ति की तरफ देखा तो वो खुद बहुत डरा हुआ बैठा था, लेकिन आलोक ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने इस शक्ति का भयानक रूप देखा है। उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, वो लपलपाती जीभ, मैं सपने में भी नहीं भूल सकता। चंद्रकला ने फिर आलोक की बात को नकारते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आलोक के बाबा ने कहा, तो फिर ठीक है चंद्रकला, तुम्हारी बात को ही सच मान लेते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस शक्ति ने ही मेरे बेटे की ये हालत की है। अगर इसने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा है तो फिर इसे इसकी सजा भी मिलनी ही चाहिए और इसका फैसला पंचायत करेगी। चलो बेटा। ये कहकर आलोक के बाबा आलोक को लेकर वहां से चले गए। चंद्रकला वहीं स्तब्ध खड़ी होकर सब देखती रह गई। जैसे ही आलोक के बाबा कहकर गए कि इसका फैसला पंचायत में ही होगा, आलोक के बाबा की विनती पर तत्काल पंचायत बैठाई गई। चूंकि पंचायत तत्काल बुलाई गई थी, इसीलिए ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। आलोक अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। इसीलिए उनके साथ में खेलने वाले बच्चे ने उस दिन जो भी हुआ वो सब कुछ पंचायत को बताया। लेकिन वो लड़का सिर्फ उतना ही जानता था जो उसके सामने घटित हुआ था। जंगल में जो कुछ भी हुआ था वो तो सिर्फ आलोक, शक्ति और चंद्रकला ही जानते थे। इसीलिए यामिनी ने आलोक से पूछा, आलोक बेटा, डरो मत बेटा, बताओ उसके बाद जंगल में क्या हुआ था? यामिनी के पूछने के बाद आलोक ने वो सब बताया कि कैसे शक्ति के दांत और नाखून बढ़ने लगे थे और कैसे वो डरावनी हंसी हंस रहा था। इससे पहले कि आलोक अपनी बात पूरी कर पाता, चंद्रकला ने बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आलोक के सिर पर चोट लगी है और वो इतना ज्यादा डर गया था, इसीलिए शायद उसके मन में ये सब कहानियां बना ली है। क्योंकि जब मैं वहां पहुंची तो शक्ति बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी है। चंद्रकला की बात पूरी होते ही आलोक के बाबा ने यामिनी से कहा, ठीक है मालकिन, हम आलोक की नहीं बल्कि चंद्रकला की बात मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ कि आलोक को इतना ज्यादा शक्ति ने ही मारा है, और अगर ऐसा है तो उसकी सजा तो शक्ति को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अब शक्ति कोई बच्चा नहीं है, 18 से ऊपर का हो चुका है। एक बार फिर चंद्रकला ने शक्ति का बचाव करते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? बच्चे हैं, खेल रहे थे, खेल खेल में चोट लग गई, उसकी कोई सजा थोड़ी होती है। चंद्रकला ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, शक्ति के पिताजी ने कहा, हाँ भाई साहब, अगर शक्ति ने आलोक को मारा है तो ये भी मत भूलिए कि शुरुआत में आलोक ने ही शक्ति के सिर में गुल्ली से मारी थी। इसके बाद शक्ति के पेट में भी किसी नुकीली चीज से हमला किया है। शक्ति के बाबा उसके नुकीली चीज की बात कर रहे थे जो जितेंद्र ने शक्ति के पेट में अपना नाखून चुभोया था। लेकिन ये सुनकर आलोक ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने किसी नुकीली चीज से शक्ति पर कोई हमला नहीं किया, गुल्ली से भी गलती से लग गया था। उसके बाद मैंने उससे माफी भी मांग ली थी। मुझे मारते हुए सब गांव वालों ने देखा है। आलोक के घर के आसपास के लोगों ने इस बात का समर्थन किया। आलोक की बातें और चंद्रकला जिस तरह से इन सब पर पर्दा डाल रही थी,
उन सब से कोई और समझे कि ना समझे, यामिनी तो इतना समझ गई थी कि जरूर शक्ति के अंदर कोई ना कोई काला साया था। और यामिनी ये जानना भी चाहती थी कि आखिर अब कौन सा काला साया है इस गांव में आया है और जो गांव के बच्चों को मारना चाहता है। इस बात का पता लगाने का यामिनी के पास बस एक ही रास्ता था, शक्ति को सजा सुनाने का। यामिनी जानती थी कि अगर शक्ति को सजा सुनाई गई तो ये अन्याय चंद्रकला नहीं देख पाएगी और उसे सब सच सच बताना पड़ेगा। सबकी बातें सुनने के बाद यामिनी बाकी पंचों के साथ विचार विमर्श करने लगी। विचार विमर्श करने के बाद यामिनी ने फैसला सुनाते हुए कहा, सबकी बातों को सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि आलोक ने गलती से गुल्ली शक्ति के सिर में मारी थी, लेकिन इसके बाद शक्ति ने जो कुछ भी किया वो होशो हवास में किया और ऐसा करते हुए गांव के लोगों ने भी उसे देखा था। चूंकि शक्ति अब बालिग हो चुका है, इसीलिए इसका पूर्ण फैसला पंचायत नहीं कर सकती। इसीलिए ये पंचायत आलोक के घर वालों को ये सलाह देती है कि वो शहर जाकर शक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और जब तक शक्ति के ऊपर मुकदमा चलेगा तब तक शक्ति मायापुर में नहीं रह पाएगा, उसे मायापुर के बाहर ही रहना पड़ेगा। ये फैसला सुनकर शक्ति के घर वाले और चंद्रकला पूरी तरह चौंक गए। मायापुर में आज तक किसी के ऊपर मुकदमा करने की नौबत नहीं आई थी और चंद्रकला तो जानती ही थी कि इन सब में शक्ति का कोई दोष नहीं था। इसीलिए चंद्रकला के लिए ये फैसला बिल्कुल गलत था। शक्ति भी ये फैसला सुनकर जोर जोर रोने लगा और चंद्रकला से कहने लगा, चाची चाची मुझे बचा लीजिए, आप जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया। चंद्रकला ने एक नजर शक्ति की तरफ देखा और दूसरी नजर यामिनी की तरफ, जो चंद्रकला की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या पंचायत का गलत फैसला चंद्रकला को सच बोलने पर मजबूर कर देगा या चंद्रकला इसका कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगी? और जितेंद्र अब कौन सी नई तरकीब अपनाएगा मालती को आजाद करने के लिए?